नमस्कार। ITI की ऑनलाइन क्लासेस में फिर एक बार आपका स्वागत है, जिसमें हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग स्टेशन, जिसमें पावर जनरेशन कैसा होता है उसके बारे में देख रहे थे। तो हमने कुछ टाइप के पहले भी जनरेटिंग स्टेशनों के बारे में जाना, जैसे पहला था थर्मल पावर प्लांट, दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तीसरा था डीजल इंजन पावर प्लांट। इनके बारे में देखा। अब पढ़ते हैं कि हमारा जो गैस पावर प्लांट होता है, जो गैस स्टीम हो गई, कोई भी गैसेस हो गई, उनको कैसे काम कराया जाता है। इस प्रकार के शक्ति संयंत्र में गैस टरबाइन का प्रयोग प्राइम मूवर के रूप में करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ये शक्ति संयंत्र सीमित मात्रा में ही विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जो हमारे गैस टाइप के संयंत्र होते हैं, उसमें गैस टरबाइन प्रयोग करेंगे, प्राइम मूवर के रूप में जो होगा वो विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। अब देखते हैं कि हमारा जो ये डायग्राम बनाया है हमने, इसमें ये दो टरबाइनें लगी हुई हैं, एक दहन चैम्बर है, कंप्रेसर होता है, ये रेफ्रिजरेटर होता है। ये क्या काम करता है, इस संपीड़न वायु को क्या करता है, दबाता है और प्रेशराइज करता है। जब ये प्रेशराइज हो जाएगी दहन, जब यहाँ से स्टीम बनेगी, स्टीम बनने से ये प्रेशराइज होगा और ये काम करना धीरे धीरे ये स्टीम टरबाइन में आएगा। ये स्टीम टरबाइन धीरे से आगे की ओर बढ़ेगी। जब आगे की ओर बढ़ेगी तो ये दोनों टरबाइन घूमना स्टार्ट होंगे। इससे जुड़ा हुआ एक अल्टरनेटर जो लगा होता है इधर साइड, वो घूमना स्टार्ट होगा और धीरे धीरे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगेगी और उसके द्वारा फिर हम इलेक्ट्रिसिटी को ले जाके बस बार से संयोजित कर देते हैं। अब देखते हैं इसकी कार्यप्रणाली कैसे काम करती है। कार्यप्रणाली गैस टरबाइन के कार्यकारी सिद्धांत सेक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन एवं निकास प्रक्रमों पर आधारित होता है। टरबाइन के कंप्रेशन में वायु का कंप्रेशन एवं दहन कक्ष का तापमान की क्रिया संपन्न होती है। जो यहाँ पास क्या होगा, कंप्रेसर जो होगा क्या करेगा, ये कंप्रेस करेगा कोई भी चीज़ का, एवं दहन कक्ष में क्या होगा, स्टीम बनेगी। जो स्टीम बनेगी वो जाके यहाँ जाएगी, ये स्टीम जाके यहाँ आएगी, पूरा प्रेशराइज करेगा पूरा और प्रेशराइज करता है। फिर यह यांत्रिकी फल दहन तापक्रम संपन्न होती है, जिसके फलस्वरूप यांत्रिकी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जो कि कंप्रेसर एवं जनित्र को चलाते हैं, जिसमें ईंधन टैंक टरबाइन हाउस के बाहर स्थापित होगा। इसमें क्या होगा, जो डीजल होगा, फ्यूल वाला सिस्टम होगा, जहां हमें इसको चलाना होगा, तो वो क्या करते हैं, उसको थोड़ा बाहर रखते हैं। इसमें प्रवाह के मार्गों में मोड़ आदि होने के कारण उत्पादित शक्ति में 20% की हानियाँ होती है। अगर हम कोई भी चीज़ को रोटेट करते हैं, जैसे कि हम यहाँ स्टीम से इसको रोटेट कर देंगे, इसको अल्टरनेटर को थोड़ा ऐसे झुका के लगाएंगे, तो इसमें क्या होगा, प्रवाह के मार्ग में मोड़ होने के कारण इसमें 20% की हानियाँ हो सकती हैं। जब इसे चालू किया जाता है तो कंप्रेसर कक्ष में वायुमंडलीय दाब कई गुना अत्यधिक हो जाता है। वायुमंडलीय दाब कंप्रेस्ड किया जाता है। इसमें वायु का तापमान में वृद्धि हो जाती है। दहन के पश्चात उत्पन्न उच्च तापमान में प्रयुक्त गैस टरबाइन नोजल के द्वारा फैल जाती है, जिससे यांत्रिकी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसे यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बनाने में प्रयोग करती है। जो हमारी टेम्परेचर होगा वो क्या करेगा, यांत्रिकी ऊर्जा जब चलने लगेगा तो वो फिर अल्टरनेटर जुड़ा होगा, जो ये अल्टरनेटर ये जुड़ा हुआ है, यहाँ से क्या होगा, चलना होगा। यहाँ से पहले हम क्या करें, कंप्रेस करेंगे, जो भी होगा यहाँ से पहले तो दहन कक्ष में आएगा स्टीम, जो प्रेशराइज होकर फिर यहाँ पास इस टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन के साथ सॉफ्ट से ये भी टरबाइन, फिर ये टरबाइन से गैस फिर से इस रीजनरेटर में चली जाएगा और ऐसे पूरे प्रोसेस चलती रहती है। यहाँ पास एक एग्जॉस्टर गैस लगा होता है, फिर इसके द्वारा निकलने वाली गैस का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री तक होता है। इस संयंत्र की दक्षता जो होती है 20 से 25% तक होती है। जो हमारा गैस
पावर प्लांट होते हैं उनमें जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इनमें भी कुछ लाभ होंगे, कुछ तो हानियाँ होंगी, कुछ लाभ भी होंगे। भाप शक्ति संयंत्र की अपेक्षा इनका डिजाइन और निर्माण सरल होता है। इनका प्रचालन की कीमत कम होती है। भाप शक्ति संयंत्र की अपेक्षा ये आकार में कम होते हैं। यह तीव्रता से प्रचालित होते हैं। अनुरक्षण लागत कम होती है। ये सब जो पार्ट होते हैं ये लाभ एडवांटेज के अकॉर्डिंग आते हैं। मतलब ये सब लाभ हैं कि इतने प्रचालन की कीमत कम होती है, संयंत्र की अपेक्षा थोड़ा आकार कम होता है, निर्माण में सरलता होती है। फिर होता है डिसएडवांटेज। क्या होते हैं? इसमें कंप्रेसर को प्रचालित करने के लिए बाहरी स्रोत की आवश्यकता होती है। जो कंप्रेसर लगा होगा उसको चलाने के लिए क्या करते हैं, बाहरी स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है। फिर इसमें कुल प्राप्त आउटपुट का मान कम होता है, जिससे कि संयंत्र पूर्ण दक्षता में कमी आ जाती है। दहन कक्ष का तापमान में बहुत अधिक होता है। जो दहन कक्ष का तापमान होता है वो हाई टेम्परेचर, इसको कम से कम ठंडा होने के लिए 2 से 3 दिन का समय लगता है। जब ये ठंडा होगा इसके बाद ये काम करता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट पावर प्लांट है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है। न्यूक्लियर का मतलब होता है नाभिकीय। ऐसे संयंत्र जो नाभिकीय ऊर्जा पर आधारित होते हैं, इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, इनके आपस में टकराने से जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अकॉर्डिंग करते हैं। इस संयंत्र में जल वाष्प तैयार करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है, जिससे परमाणुक ईंधन प्रयुक्त होता है। यह एक ऐसा ईंधन है जिसकी अल्प मात्रा में विशाल मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा पैदा कर सकती है। इसके परिणामिक ईंधन के विखंडन में ऊष्मीय ऊर्जा पैदा होती है। ऊष्मीय ऊर्जा से वाष्प तैयार की जाती है और वाष्प जो होती है टरबाइन को चलाती है। जब टरबाइन से जुड़ा अल्टरनेटर होगा वो घूमने लगेगा और ये विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने लगते हैं। अब जो हमारे होते हैं वो नाभिकीय, जो न्यूक्लिएशन होता है, परमाणु होता है, नाभिकीय होती है, उसमें परमाणु को 2 तरह से टूटना होता है। पहला होता है नाभिकीय विखंडन फ्यूजन, दूसरा होता है नाभिकीय संलयन फिजन। नाभिकीय विखंडन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन और नाभिकीय संलयन परमाणु संलयन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन। जो विखंडन का मतलब होता है इसमें से न्यूट्रॉन की बौछार से बड़े नाभिक को तोड़ा जा सकता है। 2 छोटे नाभिक को विभाजित किया जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और ये निरंतर श्रृंखला में अवकृत होते रहते हैं। जैसे कि हम कोई भी चीज़ को तोड़ते हैं, जैसे कि हमारा ये पार्ट हो गया एक नाभिक, इसमें न्यूट्रॉन की हम बौछार करते हैं, ये 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 16 हो जाए, 4 से 16 बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। ऐसे ये चलता रहता है, टूटता रहता है। ये कहलाता है नाभिकीय विखंडन। फिर दूसरा होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, इसमें 2 छोटे नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है वो नाभिकीय उच्च ताप व दाब पर होती है। सूर्य भी नाभिकीय संलयन की अपक्रिया पर कार्यरत होता है, जिससे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। विखंडन संलयन क्या होता है? जैसे बहुत सारे अणु हैं, आपस में घूम रहे हैं, एक भारी अणु बना लेते हैं, आपस में जुड़कर एक भारी अणु बनाते हैं, वो नाभिकीय संलयन होता है। तो हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वो मोस्टली नाभिकीय विखंडन के पर कार्य करते हैं। क्या होता है नाभिकीय विखंडन? वो हमने देखा कि जो हमारे 2 अणु होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, टूटते हैं। जब टूटेंगे तो वो क्या होंगे, ऊष्मा ऊर्जा पैदा करते हैं। ये मोस्टली यूरेनियम, टाइटेनियम नामक जो पदार्थ होते हैं उनसे ये ईंधन प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के अल्टरनेटर अधिक क्षमता वाले होते हैं। भारत में इस प्रकार का संयंत्र ट्रॉम्बो, तारापुर, नरौर आदि में स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। जैसे हमारा ये डायग्राम है, इसमें हमने देखा कि ये हमारा कूलिंग टावर होता है, यहाँ जनरेटर लगा है, यहाँ स्टीम टरबाइन नहीं है, ये नाभिकीय रिएक्टर कहलाता है। यहाँ क्या होता है, जो भी रिएक्टर है फ्यूजन होगा, परमाणुओं का टूटना,
जो होता है 1 से 2, 2 से 4, 6, 15 ऐसे बढ़ते रहते हैं। ये प्रेशराइज नॉब होती है, इससे हम क्या करते हैं, जितना हमें चाहिए उतना बढ़ता रहता है। ये स्टीम चैम्बर होता है, यहाँ से हम क्या करते हैं, जल को फ्लो कराते हैं और स्टीम यहाँ से पंप वाटर आता है और यहाँ से स्टीम में बनता है। यहाँ इस चैम्बर में स्टीम बनेगा, स्टीम से होता हुआ ये टरबाइन पे जाएगी। ये टरबाइन लगी हुई है, टरबाइन में जब प्रेशर उच्च ताप और उच्च दाब के साथ जाता है, इनकी ब्लेड ऐसी बनाई जाती है कि जिस हवा इसमें से अगर प्रेशर के साथ कोई भी चीज़ फोर्स की जाए, गैस हो गया, तो इसमें क्या होगा, ये थोड़ी रोटेट करने लगती है। जब धीरे धीरे घूमने लगती है तो ये पूरा एक रोटेशन पे आ जाती है और ये काम करने लगती है। ये जनरेटर लगा होता है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी कूलिंग वाटर होता है। यहाँ क्या करता है, पानी को ठंडा करता है। फिर जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है तो हम इसको ग्रिड के लिए सौंप देते हैं। ये पूरा हमारा डायग्राम होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। फिर जो हमारे पार्ट होते हैं न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है, नाभिकीय ईंधन के रूप में यूरेनियम, थोरियम मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। थोरियम का 80% भंडार हमारे भारत देश में पाया जाता है। यूरेनियम नाभिकीय विखंडन में प्लूटोनियम भी बनाया जाता है, जो विखंडन करने से अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर परमाणु नाभिकीय संगठन जो होता है, यूरेनियम प्लूटोनियम को नाभिकीय रिएक्टर के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रकृति में यूरेनियम 99.23% और शेष यूरेनियम होता है। यूरेनियम एक संभव विखंडन प्रक्रिया निम्न होती है, जो पार्ट होते हैं। इस तरह ये क्या होता है, आपस में टूटते रहते हैं और जो टूटेंगे उससे ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। फिर देखते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के पार्ट क्या क्या होते हैं। पहला होता है नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर इस संयंत्र का मुख्य भाग होता है, जो मुख्य चयन प्रक्रिया में संपन्न कराता है, जिससे अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा का प्रयोग भाप उत्पन्न करने के लिए व टरबाइन को चलाने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है ऊष्मा का प्रयोग करना चाहिए, मुक्त ऊष्मा का प्रयोग करना चाहिए। अधिक मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त करना व अधिक ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन प्रदान करता है। जो इसका मुख्य कार्य होता है वो मुक्त ऊष्मा का प्रयोग करना और अधिक मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त करना व अधिक ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों को प्रदान करना, इसका मुख्य कार्य होता है। नाभिकीय रिएक्टर का डायग्राम कुछ इस तरह दिखाया गया है। यहाँ से न्यूट्रॉन डिकेटर होते हैं, अंदर होते हैं। ये पूरा शील्ड होता है, रिफ्लेक्टर लगा होता है, मेडिएटर होता है। ये क्या काम करते हैं, यहाँ फ्यूजन होता है। ये कंट्रोलर रॉड होती है, यहाँ से कंट्रोलिंग करते हैं। जब ऊर्जा ज़्यादा होती है, यहाँ कूलिंग टावर होता है, इसको शीतलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरा पार्ट होता है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर क्या काम करता है, इसमें प्रयोग पानी की भाप को भाप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, जो रिएक्टर की ऊष्मा उत्पन्न करता है। तब किया जाता है जब रिएक्टर की ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो हीट एक्सचेंजर क्या काम करेगा, पानी जो होगा उसको के भाप रूप में कन्वर्ट करेगा। फिर जो हमारा पार्ट होता है वो स्टीम टरबाइन होती है। भाप टरबाइन को घुमाने के फलस्वरूप विद्युत उत्पन्न होती है। टरबाइन में प्राइम मूवर के घूमने के कारण इसमें भाप फैल जाते हैं, जिससे टरबाइन घूमने लगता है। फिर जनरेटर टरबाइन में जनित्र के एक शाफ्ट से जुड़ा होता है और यह घूमने पर विद्युत उत्पन्न करता है। फिर कंडेंसर का क्या काम करता है, कंडेंसर का प्रयोग टरबाइन से बाहर निकलने वाली भाप को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जो हीट एक्सचेंजर में प्रवाहित कर देता है फिर से। अब जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उनके कुछ लॉसेस और एडवांटेज, लाभ और हानियाँ होंगी। तो इनमें देखते हैं, इनमें ईंधन परिवहन की लागत बच जाती है। ये मौसम से स्थायी रूप से प्रभावित नहीं होते। इनमें निम्न मूल्य पर अधिक शक्ति प्राप्त की जा सकती है। ईंधन को पुनः प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रचालन अधिक विश्वसनीय होता है। बृहद मात्रा में शक्ति मांग को पूरा करने के लिए इस संयंत्र को अधिक उपयुक्त होता है। ये उच्च लोड में गुणक 80% से 90% अच्छा देता है
और ईंधन परिवहन में की लागत में बचत आती है। फिर डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं हम ये देखते हैं। इसकी प्रारंभिक लागत बहुत अधिक होती है। इसमें रेडियो एक्टिव विकिरण का खतरा ज़्यादा होता है, रेडिएशन इसमें ज़्यादा होता है, हमेशा बन रहा है, जो जीवों के लिए बहुत घातक होता है। इस प्रकार के संयंत्र में परिवर्तनीय लोड की दक्षता प्रचालित नहीं किया जा सकता। इसका अनुरक्षण मूल्य उच्च होता है, मतलब अगर कभी कुछ हो गया रिएक्टर तो इसको पूरा बहुत सारा कॉस्टली आता है। इसमें कचरा निस्तारण के लिए एक बड़ी समस्या होती है, मतलब जो यूरेनियम होगा उसको कहाँ फेंके, क्योंकि उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है और उसमें से रेडियो एक्टिविटी जो तरंगें होती हैं हमेशा बाहर निकलती रहती हैं। इसका प्रचालन एक कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, मतलब एक जो ट्रेंड श्रमिक होंगे, ऑपरेटर होंगे, उनसे ही इस संयंत्र पर काम कराया जाता है। इसमें कुछ विभिन्न संयंत्रों के बारे में आई ना। इस संयंत्र में कुछ जो कंपैरिजन किए गए हैं कि जो हमारा तापीय शक्ति संयंत्र है, जल शक्ति संयंत्र और नाभिक शक्ति संयंत्र है, उसको कुछ मापदंडों के अकॉर्डिंग बनाया गया है कि हमारा जो तापीय शक्ति संयंत्र है उसमें कैसा होगा, शक्ति स्रोत कैसे चाहिए, प्रदूषण होता है कि कितना स्थान घेरता है, ये सब के बारे में। जो हमारा जल तापीय शक्ति संयंत्र होता है इसमें शक्ति स्रोत के लिए ईंधन चाहिए। फिर इस जो जल टाइप के उसमें पानी ईंधन होता है। नाभिकीय में यूरेनियम होता है। प्रदूषण के मामले में इसमें वायु प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषित होता है। पर्यावरण प्रदूषण होता है। पानी में प्रदूषण युक्त नहीं होता है। नाभिकीय में पर्यावरण प्रदूषित किया होता है। प्रदूषण होता है। फिर दक्षता जो होती है तापीय की 25% होती है, इसकी 85% होती है और 86% होती है। तापीय शक्ति संयंत्र से इससे कम होती है। तापीय से अधिक होती है। स्थान जहाँ कोयला पानी होता है इसमें ला हुआ पानी होता है वहाँ लगाया जाता है। इसमें जहाँ पानी होता है वहाँ लगाया जाता है। इसको आबादी से दूर रखा जाता है, से दूर स्थापित किया जाता है। प्रारंभिक लागत इसमें कम होती है, इसमें अत्यधिक होती है, इसमें भी अधिक होती है। फिर रखरखाव जो होता है इसमें उच्च होता है, इसमें निम्न होता है, इसमें भी उच्च होता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन जो ईंधन के ट्रांसपोर्टेशन होता है ये इसमें महंगा पड़ता है, इसमें नगण्य होता है क्योंकि इसमें हम रिवर बहती हुई जल में, और इसमें कम होता है। रनिंग लागत क्या होती है, जल संयंत्र व नाभिकीय संयंत्र से अधिक होती है। इसमें रनिंग लॉग कॉस्ट जो होती है नगण्य होती है, कोई रनिंग कॉस्ट नहीं होती, और इसमें जल से अधिक व तापीय से कम लागत होती है। रनिंग कॉस्ट जो होती है कम होती है। धन्यवाद।